तस्वुर कीजिए, एक बड़ी टेबल के गिर्द दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं। अच्छा। उनके पास दुनिया भर में 9,000 स्टोर्स हैं, अरबों डॉलर का मुनाफा है और मार्केट में उनका कोई सानी नहीं है, यानी वो बादशाह हैं। बिल्कुल, यानी उन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। एग्जैक्टली। और इन सब के सामने कैलिफोर्निया से आई हुई एक छोटी सी परेशान हाल स्टार्टअप का बानी खड़ा है। हाँ, वो नया लड़का। हाँ, वो उन तजर्बेकार एग्जीक्यूटिव्स को एक पेशकश करता है। कहता है कि आप हमारी कंपनी $50 मिलियन में खरीद लें, हम आपका ऑनलाइन ब्रांड संभालेंगे और आप अपने स्टोर्स में हमारी मशहूरी कीजिए। ठीक है, तो उनका रिएक्शन क्या था? आप सोचें उस बोर्डरूम में क्या होता है, सन्नाटा नहीं छा जाएगा? हाँ। देखते हैं और उस छोटी सी स्टार्टअप वालों को मजाक उड़ाकर वहां से निकाल देते हैं। हाय अल्लाह, मतलब उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं इस बात को। बिल्कुल नहीं। और आज वो छोटी सी स्टार्टअप नेटफ्लिक्स कहलाती है और उन पर हंसने वाली वो दुनिया की अजीम और शान कंपनी यानी ब्लॉकबस्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। सही बात है, ये तो हम सब जानते हैं आज। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमारे पास जो मवाद है, जो केस स्टडीज हैं, उनका मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि एक कंपनी कैसे डूबी, बल्कि ये ढूंढना है कि आखिर उन्होंने ये फैसला लिया क्यों, है ना? एग्जैक्टली ये ढूंढना है कि इतने अक्लमंद तजर्बाकार लोग आखिर इतनी अजीम गलती कैसे कर बैठे। मैं यही सोच रहा था जब मैं ये सब पढ़ रहा था। और देखिए, इस पूरे वाकये में ना जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरत में डालती है वो ये है कि शुरुआती नजर में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बदलने की कहानी लगती है। हाँ, जैसे नए जमाने ने पुराने को हरा दिया। बिल्कुल, लेकिन जब हम इन सोर्सेस का गहराई से मुतालिया करते हैं तो असल कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती है। ये टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि कॉर्पोरेट ज़हनियत की कहानी है। माइंडसेट की बात कर रही हैं आप? हाँ, माइंडसेट। ये उस गुरूर और अंधेपन का मुतालिया है जो इंतहाई बड़ी कामयाबी के बाद पैदा होता है। जब एक इदारा इतना बड़ा हो जाए कि उसे अपने सिवा कुछ नजर ही ना आए तो वो खतरे को पहचानता ही नहीं। सही पकड़ा, वो बाहर से आने वाले खतरे को मुखालिफ नहीं समझता बल्कि सिर्फ एक मामूली सरदर्द या न्यूसेंस समझने लगता है। लेकिन रुकिए, यहाँ ना एक सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में, क्या हम यहाँ हाइंडसाइट बायस का शिकार तो नहीं हो रहे? मतलब आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है आज 2026 में बैठकर जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं और हम हर चीज स्ट्रीम करते हैं, ये कहना बहुत आसान है कि ब्लॉकबस्टर वाले बेवकूफ थे। अच्छा हाँ, उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम खुद को वापस साल 2000 में ले जाएं तो उस वक्त इंटरनेट डायल अप पर चलता था, .com बबल फटने वाला था और ब्लॉकबस्टर के पास 9,000 फिजिकल स्टोर्स थे। हाँ, जहां लोग लाइन में लगकर कैश दे रहे थे। तो उस वक्त एक ऐसी नामुकम्मल टेक्नोलॉजी पर जो अभी ठीक से काम भी नहीं करती थी, उस पर $50 मिलियन दांव पर लगाना क्या वाकई बेवकूफी थी? हाँ, या उनके हिसाब से ये एक बिल्कुल लॉजिकल बिजनेस स्टेप था? मैं बस ये सोच रहा था। ये बहुत ही जबरदस्त निशानदेही की है आपने। अगर हम बिल्कुल उस दौर के अदाद शुमार और हालात को देखें ना, तो ब्लॉकबस्टर का वो फैसला एक हद तक लॉजिकली लगता है ना? मुझे भी यही लगा। देखें, वो उस वक्त $50 मिलियन किसी ऐसी चीज पर क्यों लगाते जिसका मार्केट शेयर ना होने के बराबर था। सही बात है। उनके पास रिटेल का एक ऐसा मॉडल था जो पैसे छापने की मशीन बन चुका था। मसला ये नहीं था कि उन्होंने 50 मिलियन नहीं दिए। तो मसला क्या था? मसला उनका वो कहा था, वो हंसी। ओह राइट, वो एरोगेंस। बिल्कुल, वो हंसी दरअसल उनके उस एटीट्यूड की निशानदेही करती है जहां वो मान चुके थे कि दुनिया कभी बदल ही नहीं सकती। उन्होंने नेटफ्लिक्स को आने वाले कल का इशारा समझने के बजाय सिर्फ एक मजाक समझा। सही। वो अपने अजीमो शान मुनाफे और अपने बिजनेस मॉडल के उस हिस्से के साथ इतने जुड़ चुके थे जिसे बदलना उनके लिए अब नामुमकिन हो गया था। और जब हम इस मुनाफे के अंदर झांकते हैं ना, तो कहानी में वाकई एक हैरत अंगेज और किसी हद तक अजीब मोड़ आता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि सोर्सेज बताते हैं कि ब्लॉकबस्टर सिर्फ एक वीडियो रेंटल दुकान नहीं थी। 90 की दहाई में ये एक कल्चर बन चुका था। ओह हाँ, फ्राइडे नाइट वीडियो रेंटल्स। एग्जैक्टली। जुमे की रात फैमिली के साथ वहां जाना, उनके स्टोर्स की वो मखसूस नीली और पीली लाइट्स, कारपेट की वो एक खास खुशबू और नई आने वाली VHS टेप्स ढूंढना। हाँ, वो प्लास्टिक केसेस को ढूंढने का अमल, ये सब लोगों के वीकेंड का हिस्सा था। लेकिन सिर्फ एक गलत फैसला किसी इतनी बड़ी एम्पायर को नहीं गिराता। बिल्कुल, पीछे कुछ और भी चल रहा था। हाँ, जब मैंने इन सोर्सेस को मजीद गहराई में देखा तो पता चला कि असल बीमारी नेटफ्लिक्स थी ही नहीं। तो फिर क्या बीमारी थी? असल बीमारी उनके अपने बिजनेस मॉडल के अंदर छुपा हुआ एक जहर था जिसे वो अपना सबसे बड़ा मुनाफा समझते थे, और वो थी उनकी लेट फीस। जी हाँ, लेट फीस। ये सुनने में एक आम सा लफ्ज लगता है, लेकिन ब्लॉकबस्टर के नंबर्स उठाकर देखें तो होश उड़ जाते हैं। वाकई मुझे नंबर्स याद नहीं है ठीक से। मैं बताती हूँ। एक वक्त ऐसा था जब ब्लॉकबस्टर की सालाना आमदनी का तकरीबन $800 मिलियन। वेट, $800 मिलियन? जी हाँ, $800 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लेट फीस से आता था। ये तो पागलपन है। मतलब
यानी लोग जो वक्त पर मूवी वापस करना भूल जाते थे या देर से आते थे, उन पर फाइन लगाया जाता था। ये उनके पूरे प्रॉफिट मार्जिन का एक इंतहाई बड़ा हिस्सा था। $800 मिलियन, बाप रे, ये नंबर तो हजम करना मुश्किल है। जरा इस बात की नफ्सियात पर गौर करें। ठीक है। एक कंज्यूमर एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए आपसे मूवी लेने आता है और फिर अगले दिन उसे लगता है कि उस पर जुर्माना हो गया है। हाँ, उसकी पॉकेट से और पैसे निकल गए। मतलब अगर मैं इसकी एक एनालॉजी दूं तो ये तो ऐसी बात हुई कि मैं अपने कस्टमर के दाखिल होने के रास्ते में एक ऐसा फर्श बनाऊं जहां लोग फिसल कर गिरें, ओह अच्छा। और जब वो गिरे तो मैं उनसे उठने के पैसे वसूल करूं। क्या जबरदस्त मिसाल दी है आपने, वाह। है ना, एक बिजनेस मॉडल जो अपने ही ग्राहक की परेशानी, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसकी गलती पर खड़ा हो। वो वक्ती तौर पर तो अरबों डॉलर दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ग्राहक के साथ एक दुश्मनी का रिश्ता बना रहा होता है। सही फरमाया। वो एंकर जिससे आपका जहाज रोका हुआ है, अगर वो किसी गलत जगह फंस जाए तो वही एंकर जहाज को डुबो देता है। बिल्कुल। लोग ब्लॉकबस्टर जाते थे क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन लोग उनकी उस लेट फीस से शदीद नफरत करते थे। कोई भी ऐसे फाइन से नफरत ही करेगा। और इसी नफरत ने ना उस चिंगारी को जन्म दिया जो ब्लॉकबस्टर को जलाने वाली थी। अच्छा। कहानी बहुत मशहूर है कि नेटफ्लिक्स के बानी रीड हेस्टिंग्स ने अपोलो 13 टेप रेंट पर ली थी। अच्छा। हाँ, और वक्त पर वापस ना कर पाने की वजह से उन्हें $40 की लेट फीस अदा करनी पड़ी। $40 एक टेप के लिए? देखें, $40 एक VHS टेप के लिए। ये वो लम्हा था जिसने उन्हें मजबूर किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां ग्राहक को सजा ना मिले। वाह, तो नेटफ्लिक्स ने एक बिल्कुल नया और उस वक्त के हिसाब से एक इनकलाबी रास्ता चुना। फिर उनका मॉडल बिल्कुल सादा था, माहाना सब्सक्रिप्शन। आप एक बार पैसे दें और जितनी मर्जी देर फिल्म अपने पास रखें। सही, कोई ड्यू डेट नहीं, और सबसे अहम बात, कोई लेट फी नहीं। टेप्स उन मशहूर लाल लिफाफों में, यानी रेड एनवलप्स में, सीधा डाकिए के जरिए लोगों के घर आने लगी। हाँ, वो रेड एनवलप्स कितने आइकॉनिक बन गए थे। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ ना एक आम जहन में ये बात आती है कि जब नेटफ्लिक्स ये नया मॉडल लाया तो ब्लॉकबस्टर ने फौरन इसे कॉपी क्यों नहीं कर लिया? हाँ, ये सवाल तो बनता है। 9,000 स्टोर्स थे, बेतहाशा पैसा था उनके पास। वो चाहते तो एक महीने में ऐसी ही ऑनलाइन और मेल सर्विस शुरू कर सकते थे, लेकिन वो चुपचाप बस देखते रहे। ऐसा क्यों? यहाँ हम बिजनेस और कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे पेचीदा मसले में दाखिल होते हैं, जिसे इनोवेटर्स डिलेमा कहा जाता है। अच्छा, ये टर्म मैंने काफी सुनी है। ये टर्म बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका असल मतलब समझना जरूरी है। देखें, इनोवेटर्स डिलेमा का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के मालिक बेवकूफ है या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि दुनिया बदल रही है। एग्जैक्टली। ब्लॉकबस्टर के एग्जीक्यूटिव्स को भी दिख रहा था कि ऑनलाइन DVD रेंटल एक अच्छा आइडिया है, लेकिन उनके सामने मसला ये था कि उनका मौजूदा बिजनेस मॉडल इतना बड़ा और कामयाब हो चुका था कि उन्हें डर लग रहा था। हाँ, अगर वो नए मॉडल की तरफ जाते तो उनका अपना ही सेट किया हुआ मुनाफे का सिस्टम तबाह हो जाता। अच्छा, इसे थोड़ा मजीद आसान लफ्जों में समझते हैं, मेरी एक एनालॉजी के जरिए। बिस्मिल्लाह, बताएं। ये इनोवेटर्स डिलेमा बिल्कुल ऐसा है जैसे फर्ज करें आप एक बहुत बड़ी और कामयाब हवेली में रहते हैं जहां हर वक्त आग जलाने के लिए लकड़ियां काटनी पड़ती हैं। ठीक है, हवेली का एग्जाम्पल समझ आ रहा है। आपके पास हजारों मुलाजिम हैं जो सिर्फ लकड़ियां काटने का काम करते हैं और उस पर पूरा सिस्टम चल रहा है। अचानक कोई बाहर से आकर आपको सोलर पैनल लाकर दे दे जो सस्ता और बेहतर है। सही। लेकिन आप इस डर से इनकार कर दें कि यार अगर मैंने सोलर पैनल लगा लिया तो मेरे उन हजारों मुलाजिमों और लकड़ी के कारोबार का क्या होगा? क्या मेरा मौजूदा सिस्टम बर्बाद नहीं हो जाएगा? ये इंतहाई मुनासिब मिसाल है, जबरदस्त। और ब्लॉकबस्टर के केस में ना, वो लकड़ी काटने वाला सिस्टम उनके 9,000 स्टोर्स और $800 मिलियन की लेट फी थी। वाह, मतलब उनके अपने ही एसेट्स उनके रास्ते की रुकावट बन गए। बिल्कुल। वॉल स्ट्रीट, यानी जहां इनके शेयर्स ट्रेड होते थे, उनके इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर 3 महीने बाद मुनाफे की रिपोर्ट चाहते थे। सही। और अगर प्रॉफिट गिरता तो हंगामा हो जाता। अगर ब्लॉकबस्टर का CEO कहता कि दोस्तों हम आज से लेट फी खत्म कर रहे हैं और लोगों को घर बैठे DVDs भेजेंगे, तो जानते हैं क्या होता? क्या होता? उनका मुनाफा अचानक $800 मिलियन गिर जाता। स्टोर फ्रेंचाइजीज वाले बगावत कर देते कि हमारी दुकानों पर लोग आना बंद हो गए। ओह हाँ, फ्रेंचाइजीज तो अलग से परेशान होते कि उनका पुराना ढांचा उन्हें कुछ नया करने ही नहीं देता। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स के पास ये आजादी थी। हाँ, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था ना तो 9,000 स्टोर्स थे, ना फ्रेंचाइजीज थी और ना ही लेट फीस का हिसाब किताब था। सही, इसलिए वो पूरी तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उनके पास लेगेसी कॉस्ट्स नहीं थे। लेकिन जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं 2004 तक आते आते ब्लॉकबस्टर को आखिर एहसास हो ही गया कि पानी सर से गुजर रहा है। हाँ, तब तक नेटफ्लिक्स काफी पॉपुलर हो चुका था। उन्होंने घबराहट में फिर ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन शुरू किया, लेकिन यहाँ भी वो पूरी तरह बदलाव नहीं ला सके ना। जी, उन्होंने ब्लॉकबस्टर टोटल एक्सेस के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। ये उनकी अपनी तरफ से एक बचाव की कोशिश थी। उसमें क्या होता था?
उन्होंने कहा कि ग्राहक ऑनलाइन डीवीडी ऑर्डर करें और चाहें तो स्टोर पर आकर वापस कर दें और नई ले जाएं। फौरी तौर पर इसने नेटफ्लिक्स को काफी टक्कर दी। अच्छा, मतलब लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा कि स्टोर वाली कन्वीनियंस भी और ऑनलाइन भी। हाँ, लोगों को तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ वही इंटरनल मैकेनिक्स यानी अंदरूनी कश्मकश सामने आई। नेटफ्लिक्स का खर्चा सिर्फ मेल और वेबसाइट का था, और ब्लॉकबस्टर का? ब्लॉकबस्टर को मेल, वेबसाइट और साथ साथ उन 9000 फिजिकल दुकानों का बिजली का बिल, उनका रेंट और स्टाफ की तनख्वाह भी देनी थी। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त माली बोझ बन गया उनके लिए। ओहो, मतलब कॉस्ट डबल हो गई उनकी। वो दोनों किश्तियों में पांव रखने की कोशिश कर रहे थे और नतीजा ये निकला कि वो अपने ही वजन से डूबने लगे। उनका कर्ज अब अरबों में पहुंच गया। यही वजह है कि हाफ मेजर्स यानी आधे अधूरे फैसले हमेशा ज्यादा तबाहकुन होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वो वक्त था जब दुनिया में एक ऐसा इंकलाब आया जिसने बाकी कसर भी पूरी कर दी। साल 2007। हाँ, द स्ट्रीमिंग एरा। हाँ, एक तरफ ब्लॉकबस्टर अपनी दुकानों और ऑनलाइन डीवीडी डिलीवरी के बोझ तले दब रहा था और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने मुकम्मल फ्यूचर देख लिया। उन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दी और ये सब कुछ बदल देने वाला था। लेकिन आप जानती हैं, जब मैं इन सोर्सेस को पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। शुरू में ये स्ट्रीमिंग ना कोई हॉलीवुड मूवी जैसी साफ और क्लियर नहीं थी। हाँ, काफी इश्यूज थे उसमें। इंटरनेट स्लो था उस वक्त, स्क्रीन अटक अटक कर चलती थी, बफरिंग होती थी काफी, और उनकी लाइब्रेरी में ज्यादातर पुरानी या बी ग्रेड फिल्में थी। सही बात है, सिलेक्शन बहुत लिमिटेड थी। तो जब ये इतनी बेढंगी और इम्परफेक्ट थी तो उसने वीडियो स्टोर्स के कॉन्सेप्ट को मौत के घाट कैसे उतार दिया फिर? देखिए, क्योंकि इनकलाब जब भी आता है वो शुरू में हमेशा इम्परफेक्ट और नामुकम्मल ही होता है। अच्छा। नई टेक्नोलॉजी आगाज में पुरानी के मुकाबले में कमजोर लगती है। जैसे पहली डिजिटल कैमरा की पिक्चर क्वालिटी फिल्म कैमरा से बहुत बुरी थी। हाँ, ये मिसाल तो सही है। लेकिन जो चीज इनकलाब लाती है ना, वो उस वक्त क्वालिटी नहीं बल्कि कन्वीनियंस यानी आसानी होती है। नेटफ्लिक्स समझ गया था कि लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते। वाओ। बेशक शुरू में पिक्चर क्वालिटी खराब थी और फिल्में कम थी, लेकिन ग्राहक को ना लिफाफा खोलना था ना दुकान जाना था, बस एक बटन दबाना था। असल में आसान ही बेच रहे थे वो। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स जानता था कि इंटरनेट की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज हो ही जाएगी और जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ती गई, ब्लॉकबस्टर का फिजिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल बेमानी होता चला गया। और इन तमाम बातों का, इस नामुकम्मल से कदम का जो नतीजा निकला, वो तारीख का एक दिल दहला देने वाला सफर है। जरा डेट्स पर गौर करें। जी बताएं। 2007 में स्ट्रीमिंग शुरू हुई और सिर्फ 3 साल बाद 2010 में ब्लॉकबस्टर ने दिवालिया होने की दरखास्त दे दी। बैंकरप्ट हो गए वो मुकम्मल। एक जमाने में अरबों डॉलर्स की कंपनी थी जिसके सामने कोई दुकान खोलने का सोच नहीं सकता था, और अब बैंकरप्ट। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि 2011 में डिश नेटवर्क ने ब्लॉकबस्टर के बचे कुछ खंदर, उसकी बची हुई साख सिर्फ $320 मिलियन में खरीद ली। फासले को देखें, एक ऐसी एम्पायर जो पूरे अमेरिका और दुनिया भर में जानी जाती थी, जिसके आमदनी के फिगर सुनकर दिमाग घूम जाता था, वो सिर्फ चंद सालों में 320 मिलियन पर आकर खत्म हो गई। और उसके बाद उनके तमाम स्टोर्स आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गए होंगे। हाँ, जिस कंपनी ने 50 मिलियन के ऑफर पर नेटफ्लिक्स वालों का मजाक उड़ाया था ना, आज वो खुद एक फुटनोट बनकर रह गई है। वाकई वो न्यूसेंस, वो छोटा सा परेशान करने वाला अनासिर जिसे वो कुछ समझते नहीं थे, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ताकत बन चुकी है। ये सफर वाकई आंखों को खोलने वाला है। लेकिन अगर हम इन तमाम डिटेल्स, फैक्ट्स और इवेंट्स को जोड़कर एक मंतकी नतीजा निकालें तो एक बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाती है यहाँ। वो क्या? ब्लॉकबस्टर की मौत नेटफ्लिक्स के हाथों नहीं हुई। अच्छा, आप ऐसे कहती हैं? हाँ, ये कहना कि नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को मारा एक सादी सी बात होगी। ब्लॉकबस्टर की मौत उनकी अपनी ही ज़हनियत, अपने गुरूर और उनके उस मॉडल की वजह से हुई जिसे वो तब्दील करने पर आमादा ही नहीं थे। सही बात है, वो बदलना चाहते ही नहीं थे। जब आप अपने पुराने मुनाफे के गुलाम बन जाते हैं और आने वाले कल की आहट सुनने से इनकार कर देते हैं, तो आप खुद अपने जवाल का रास्ता हमवार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कॉर्पोरेट दुनिया और दरअसल असल जिंदगी में भी अडेप्टेबिलिटी यानी वक्त के साथ खुद को तब्दील करना सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि जिंदा रहने का वाहिद रास्ता है। जबरदस्त। और उस $800 मिलियन की लेट फी ने उन्हें इस कदर सख्त और नाकाबिले तब्दील बना दिया था कि वो हिलने के काबिल ही नहीं रहे। वो अपने बोझ तले दब गए। उन्होंने कल की तैयारी करने के बजाय अपने गुजरे हुए कल को पकड़ कर रखने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की नहीं बल्कि हर उस बिजनेस के लिए एक केस स्टडी है जो वक्त की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाता। नेटफ्लिक्स एक खतरा जरूर था, लेकिन वो ऐसा खतरा नहीं था जिसे संभाला ना जा सके। शर्त ये थी कि ब्लॉकबस्टर अंदर से बदलने के लिए तैयार होता। तो आज की इस मुताले से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ठहराव होता है। बेशक आज जो चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कल वही आपके गले का फंदा बन सकती है।
लेकिन इस पूरे वाक़े पर, उन बोर्डरूम की हंसियों पर और उन बंद दुकानों पर बात करने के बाद जी मेरे जहन में ना एक बड़ी अजीब और किसी हद तक बेचैन करने वाली सोच उभरती है, जो मैं सुनने वालों के दिमाग में भी छोड़ना चाहूंगा। वो क्या ख्याल है? इन सोर्सेस को देखकर एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई किसी बिजनेस, किसी इदारे या शायद किसी इंसान के उरूज और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी के अंदर ही उसके जवाल और उसकी तबाही के बीच छुपे होते हैं? वाओ, ये तो काफी गहरा सवाल है ना? जब किसी को ये लगने लगे कि उसे अब कोई हरा नहीं सकता और वो दुनिया के सबसे नए, छोटे और मुख्तलिफ ख्याल पर कहकहा लगाने लगे, तो क्या असल में वही उसकी हार की सबसे पहली सीढ़ी होती है? सोचने वाली बात है। इस ख्याल के साथ और इन्हीं सवालों के साथ आज के इस तफसीली जायजे को हम यहीं पर खत्म करते हैं।